दोस्तों, भारत एक सोच, धर्म, समाज और राजनीति के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अपने पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सांप्रदायिकता का उगम कैसे हुआ और कैसे एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता और दूसरी तरफ हिंदू सांप्रदायिकता अस्तित्व में आई। आज हम देखेंगे एक प्रक्रिया की तरफ जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो प्रक्रिया है भारत का एक राष्ट्र बनना, इंडिया एज ए नेशन इन द मेकिंग। और इंडिया एज ए नेशन इन द मेकिंग की हम जब बात करते हैं तो ये बात उससे बिल्कुल अलग है जो ये मान के चलती है कि हम अनादिकाल से एक राष्ट्र थे या इतने सालों से हम एक राष्ट्र हैं। ये उससे पूरी अलग है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मुस्लिम राष्ट्रवादी ये मानते थे कि वो 1100 साल से एक राष्ट्र हैं। हिंदू राष्ट्रवादी ये मानते हैं वो अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र हैं। उसके बरक्स, उसके उलट जो आज़ादी के आंदोलन के लोग थे, भारतीय राष्ट्रवाद को मानते थे, वो मानते थे भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। इसकी 3 प्रक्रियाएं हमने पिछले एपिसोड में देखी, कैसे व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर वर्ग और शिक्षित वर्ग अस्तित्व में आए। इसी के साथ 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और वो प्रक्रिया थी शिक्षा का, एजुकेशन का, यहाँ के आम लोगों तक पहुँचना। अब यहाँ जैसे शिक्षा अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस की, बहुत अच्छी बात है, पर उसमें एक रुकावट ये थी कि यहाँ सदियों से दलित, शूद्र और स्त्रियों को शिक्षा वर्जित थी। वो शिक्षा प्राप्त करने से डरते थे और इसलिए इस प्रक्रिया में सबसे पहले हमने देखा कि महात्मा ज्योतिराव फुले आए और उन्होंने शूद्रों के लिए, दलितों के लिए स्कूल खोले और उनको प्रेरित किया कि आप आइए और आधुनिक विद्या ग्रहण कीजिए। ये धर्म ग्रंथों के पीछे रहकर आपकी गुलामी मजबूत होगी। आप उससे, अगर आपकी मुक्ति का कोई रास्ता है तो वह आधुनिक शिक्षा। तो खैर, इससे एक परिवर्तन चालू हुआ। उसके साथ दूसरा परिवर्तन उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जिनको महाराष्ट्र में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई कहा जाता है, जो भारत की पहली महिला शिक्षक हैं। उन्होंने अपनी सहेली फातिमा शेख के साथ मिलकर लड़कियों के लिए एक स्कूल की शुरुआत की और लड़कियों के लिए स्कूल की कल्पना करना उस समय प्राय असंभव था। लड़कियों के लिए स्कूल की कल्पना करना उस समय असंभव था और दलितों की शिक्षा का विरोध, स्त्रियों की शिक्षा का विरोध ये धर्म के आवरण में किया गया। कहा गया हमारा धर्म ये परमिट नहीं करता, हमारा धर्म ये स्वीकृति नहीं देता कि दलितों को शिक्षा मिले, स्त्रियों को शिक्षा मिले। और खैर, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा सावित्रीबाई जी को। उसके साथ बाद में पंडिता रमाबाई, डॉक्टर आनंदी गोपाल और बहुत सारी महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान देकर समाज की प्रगति में एक बहुत नया नींव का पत्थर रखा। इसी के साथ समाज में सुधार की प्रक्रियाएं भी चालू हुई, जिसमें राजा राम मोहन राय ने यहाँ प्रचलित जो सती प्रथा थी, सती प्रथा के पीछे खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और ये भी एक अविस्मरणीय परिवर्तन भारतीय समाज में आया। बाद में खैर इसी के साथ साथ बहुत सारे संगठन बनने की शुरुआत हुई। अब शुरुआत में जो मैंने पिछली बार बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अचानक नहीं बन गई। हुआ यूं कि यहाँ अंग्रेज़ों के आने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हुई वो ये थी, यहाँ के संगठनों का बनना। अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग शहरों के लोग आधुनिक तरीके से आगे जाने के लिए संगठन बनाते थे। याद रखिए, राजाशाही में, नवाबशाही में संगठन बनाने की कोई जगह नहीं है। लोग विद्रोह करते हैं तो उनको विद्रोही करके उनको मौत के घाट उतारा जाता है, उनकी निंदा की जाती है वगैरह वगैरह। पर संगठन का मतलब था लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे और इन्हीं संगठनों में से आगे मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ। तो इनमें बहुत सारे संगठनों का तो नाम मैं नहीं बताऊंगा, याद भी नहीं है मुझे, पर कुछ संगठन जो थे जैसे मद्रास महाजन सभा, पुणे सार्वजनिक सभा, बॉम्बे एसोसिएशन, इस प्रकार के एसोसिएशंस, इनकी एक मीटिंग 1883 में कलकत्ता में हुई और कलकत्ता की इन मीटिंग में इन्होंने जो अपने आदान प्रदान किए होंगे विचार, उसके आधार पर इनको लगा कि हमारी बात को
असरदार तरीके तक सरकार के पास पहुंचाने के लिए एक राजनीतिक मंच की ज़रूरत है, एक राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत है। तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक पहलू शुरू होता है और उसका दूसरा पहलू सर ह्यूम के माध्यम से आया। सर ह्यूम जो एक ब्रिटिश ऑफिसर देख रहे थे, वो देख रहे थे कि लोगों में असंतोष बहुत बढ़ रहा है और ये असंतोष ऐसा ही बढ़ता रहा तो समाज में बहुत उथल पुथल हो जाएगी, इन पर रूल करना मुश्किल हो जाएगा। तो कई लोग केवल ये मान के चलते हैं कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये सेफ्टी वॉल के रूप में कांग्रेस को बनाना चाहते थे, वो आधा सच है। उसका दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सच ये है कि जो संगठन यहाँ बन रहे थे वो अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना चाहते थे और इसके लिए एक वो लाइटनिंग कंडक्टर, एक ऐसी चीज़ जो उनकी बात को सरकार तक पहुंचा सके, उसकी तलाश में थे और उसी को लेकर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। इसके नाम का ख्याल कीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें धर्म का कोई नाम नहीं है, इसमें सभी धर्म के लोगों का स्वागत था, सभी क्षेत्रों के, सभी एथनिसिटीज़, क्षेत्रीयता, भाषा, सभी धर्म के लोग इसमें आए। और इसमें आप देखेंगे इसमें सभी धर्मों के लोग इसके अध्यक्ष रहे। WC बनर्जी हो, बदरुद्दीन तैयब जी हो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो, ये सब इसके अध्यक्ष रहे। और एक मज़ेदार बात तो यह है कि ज़्यादा बार अध्यक्ष रहने वालों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 5 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में आज कुछ लोग कई बातें करते हैं, वो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दूसरी बार खैर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा कई कारणों से। तो खैर, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस प्रकार से बनी। और शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने ये एक तरफ समाज सुधार और दूसरी तरफ ब्रिटिश ऑफिसर्स को पत्र लिखना, उनके तरफ अपनी आवाज़ को उठाना, समाज के बदलाव के लिए, राजनीतिक अधिकारों के लिए ये बात चली। और इस दौरान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि इसी माध्यम से आम लोगों की आवाज़ पार्टी के फोरम तक और उसके माध्यम से सरकार के फोरम, सरकार तक जा सकती थी। इसलिए आपको पता होगा, ये सब जानते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने केसरी और मराठा नाम के अखबार निकाले और उनके संपादकियों के लिए उनको जेल में भेजा गया और इसका पूरा विरोध हुआ कि सरकार किस प्रकार से हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करने की कोशिश में, दबाने की कोशिश में है। और आज भी कई बार ऐसा दिखता है कि अभी की सरकार भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इतने अच्छे तरीके से नहीं देखती, वो एक उसको नकारात्मक तरीके से लेने की कोशिश करती है। तो खैर, इस तरह से कांग्रेस का विकास हो रहा था और कांग्रेस के विकास में सबसे बड़ा जो मील का पत्थर था वो साउथ अफ्रीका से आया। साउथ अफ्रीका से एक व्यक्ति जो बैरिस्टर MK गांधी के नाम से गया था, जहां उसने साउथ अफ्रीका में रहने वाले भारतीय लोगों की समस्याओं को उठाया और वो ट्रांसवाल की ट्रेन से जब उनको फेंका गया तो उनमें एक परिवर्तन आया और वो परिवर्तन लेके गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौटे। भारत लौटने के बाद सबसे पहला काम किया उन्होंने पूरे भारत को समझने की प्रक्रिया। भारत एक कोई छोटा देश नहीं है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी दिशाओं में हमारे लोग फैले हुए हैं। तो इनको समझने के लिए गांधी ने 3rd क्लास कंपार्टमेंट में पूरे देश में यात्रा की और मेरी मान्यता है यहीं से उन्होंने पूरे देश की आत्मा को समझ प्राप्त की। इसी कारण उनकी समझ भारत के बारे में एक बहुत विशाल समझ थी और बहुत सही समझ थी। वो भारत की जनता की नब्ज को पूरी तौर से पकड़ पाए। साथ ही साथ गांधी ने फिर बाद में शुरू किया जो चंपारण में और दूसरी जगहों पे किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। यहाँ एक बात लगे हाथ बता दूं, अभी तो किसानों का आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, पर भारतीय आज़ादी के आंदोलन के जो बड़े नेता निकले हैं वो ज़्यादातर किसान आंदोलनों से निकले हैं। वो गांधी जी का आंदोलन हो, सरदार पटेल का बारडोली का हो, या जवाहरलाल नेहरू का उत्तर प्रदेश का हो, ये सब किसानों के नेता के रूप में शुरुआत में आए। और खैर फिर बाद में गांधी जी ने चल के जब देश की नब्ज को समझा तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट,
एक तरफ उन्होंने खिलाफत मूवमेंट का साथ दिया क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम समाज को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये देश की आंदोलन को ताकत देगा, ये देश को मजबूती देगा और इससे जो भारत बन रहा है वो एक वास्तविक भारत बनेगा जिसमें धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। तो एक तरफ खिलाफत आंदोलन का साथ, दूसरी तरफ 1920 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया। असहकार आंदोलन को उन्होंने शुरुआत की और इसकी खासियत क्या थी? खासियत ये थी कि इस आंदोलन में आम लोग जुड़ गए और ये पहली बार हुआ कि आम लोग आज़ादी के आंदोलन से जुड़ रहे। पर सभी को ये बात अच्छी नहीं लगी। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना जो तब तक कांग्रेस में थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े एम्बेसडर माने जाते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में रह के अंग्रेज़ों से अपने अधिकार की मांग करना चाहते थे। गांधी का रास्ता था कि हम आंदोलन करेंगे अहिंसा के रास्ते पे, सत्याग्रह के माध्यम से। ये दो बड़े आंदोलन गांधी के थे और उनको लगा इसी माध्यम से भारत के आंदोलन मजबूत होंगे। तो खैर, इस समय कई सांप्रदायिक ताकतें, सांप्रदायिक व्यक्ति, कम्युनल व्यक्ति जो कांग्रेस के अंदर थे, वो कांग्रेस से उनको निराशा होने लग गई। निराशा क्यों होने लग गई? उन्हें लगा अरे ये अरे गहरे नत्थु खैरे ये भी राजनीति में आ रहे, तो हमारे वर्चस्व का क्या होगा? इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग छिटक गए। मोहम्मद अली जिन्ना भी दूर हो गए और बहुत सारे दूसरी कम्युनल एलिमेंट्स कांग्रेस से उस समय दूर होते गए। खैर, 1920 के आंदोलन का एक चरम बिंदु था चौरी चौरा की घटना। गांधी ने कहा था कि हमारा पूरा आंदोलन अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर होगा। पर चौरी चौरा में एक दुखद घटना हुई। एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई। इससे नाराज होकर लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए। तो गांधी जी ने वहाँ फैसला किया कि अभी देश की जनता अहिंसा के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है। उन्होंने 1920 का ये आंदोलन वापस ले लिया। इससे कई लोग नाराज भी हुए। नाराज में होने वालों में नेहरू भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे। जो भी हो, बहरहाल गांधी देश की जनता की नब्ज को समझते थे और गांधी के पास भविष्य की एक रूपरेखा भी थी। उन्होंने समाज सुधार के काम को हाथ में लिया, खासतौर से छुआछूत और शूद्रों के खिलाफ जो अत्याचार होता था उसको हाथ में लिया। और अंबेडकर के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। एक दलित परिवार को साबरमती के आश्रम में शरण दी और जब उन्होंने साबरमती के आश्रम में उनको शरण दी तो आश्रम को चंदा देने वाले लोग पीछे हट गए। आश्रम के अंदर कई उनके मानने वाले भी उनसे नाराज हो गए कि हम एक दलित परिवार के साथ कैसे रह सकते हैं। गांधी अपने इरादों से नहीं डिगे, वो महात्मा गांधी थे। खैर, ये आश्रम बंद होने वाला था। उसी के एक दिन पहले एक चमचमाती कार में एक गुजरात के बड़े उद्योगपति आए, पैसे की बहुत बड़ी थैली महात्मा गांधी के चरणों में भेंट करके गए और उससे वो आश्रम चलता रहा। खैर, इसके बाद 1930 का सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च, दुनिया के इतिहास में एक बेहतरीन आंदोलन कैसे किया जाए, दांडी मार्च उसका वो उदाहरण है। एक एक कदम पर प्लानिंग, एक एक कदम पर क्या होगा। और उस समय मीडिया इन बातों की दखल नहीं दे रहा था, पर गांधी ने योजना ऐसी बनाई कि दुनिया का मीडिया भी उस पर आकर्षित हो गया। दुनिया के मीडिया ने जब देखा एक संत वगैरह सा दिखने वाला व्यक्ति आम लोगों के साथ मीलों मील चल रहा है और तेजी से चल रहा है, और उसमें साइड लाइट एक है कि जो दांडी मार्च में चलने वाले लोग थे उनमें सबसे वृद्ध व्यक्ति महात्मा गांधी थे, सबसे बूढ़े व्यक्ति महात्मा गांधी थे। लोगों को आश्चर्य हो रहा था, इतने सैकड़ों मील की यात्रा वो क्या करेंगे, पर वो सबसे आगे थे। खैर, जब आंदोलन पर अत्याचार हुआ तो इसके कारण दुनिया भर में से कई मुख्य पत्रकार आए और उन्होंने इन पत्रकारों ने दुनिया में खबर पहुंचाई कि भारत में साम्राज्यवादी ताकतें, कॉलोनियल पावर्स, ये कितने अत्याचार से रह रहे हैं। खैर, इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 का, उसके तहत भी कानून तोड़े गए
और इन दो आंदोलनों के माध्यम से गांधी का संदेश देश के गांव-गांव में गया। और संदेश केवल ब्रिटिश विरोध का नहीं था, संदेश ये भी था समाज सुधार का, छुआछूत के विरोध का, स्त्रियों के बीच की शिक्षा का, दलितों की शिक्षा का, और एक भारतीय के रूप में पहचान स्वीकार करने का यह पूरा आंदोलन महात्मा गांधी के इन एफर्ट्स के कारण गांव-गांव चलता गया। तो वो जो इनको भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, यूं ही नहीं कहा जाता, वो इसलिए कहा जाता है कि उनमें वो हिम्मत थी, वो ताकत थी, उन्होंने वो सिद्धांतों को सामने रखा और उस आधार पे कभी बिना डिगे आगे चलते रहे। खैर, इसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका था, ब्रिटिश बहुत संकट में थे और ब्रिटिशों पर प्रेशर डालने के लिए, और तब तक ये क्लियर हो गया था कि ब्रिटिश आज़ादी हमें आसानी से नहीं देने वाले, क्योंकि 1930 में कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था कि 26 जनवरी को हम पूरे देश भर में झंडा लहराएंगे और पूर्ण स्वराज का दिन घोषित करेंगे। तब तक लोग बात कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस की। नेहरू ने कहा हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, और उनके समर्थन में सबसे ज़्यादा जो खड़े थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, और बाकी लीडर्स भी उसके पीछे आ गए। तो खैर, ये पूर्ण स्वराज के दिवस के बाद 1942 में जब आंदोलन छिड़ा, पूरे देश के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। पर गांधी का मैसेज, संदेश इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली था कि वो जगह जगह गया और ब्रिटिश सत्ता को महसूस हो गया कि अब भारत पर राज्य करना असंभव है, राज्य करना असंभव है, इसे आज़ादी देना पड़ेगा आज या कल चलकर। ये बात वहाँ से स्पष्ट हो गई। और दूसरी चीज़ें जो उसके साथ साथ हुई, उसमें फिर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज भी बनी, और नेवल मीटिंग भी 1946 में हुई, और उसके साथ ब्रिटिश ने जो फैसला किया भारत के आज़ादी देने का, उसके साथ उन्होंने शरारतपूर्ण अपना एक स्वार्थ उसमें डाल दिया, और वो स्वार्थ था भारत के विभाजन का, भारत के पार्टीशन का। और ये पार्टीशन की बात को हम देखेंगे, पर उससे पहले ये जो पूरा आंदोलन चला, जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चला, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर बाद में पूरी तौर से चला, और इसने सब लोगों को अपनी क्षेत्रीय रीजनल पहचान से बड़ी पहचान, भारतीयता की पहचान दी। और यही वो भारतीयता की पहचान थी जो बाद में हमारे संविधान में एक एक क्लॉज में, एक एक आर्टिकल में रिफ्लेक्ट होती है, एक एक आर्टिकल में उसका प्रतिबिंब है। और उसमें जो चारों मूल्य आए, वो मूल्य केवल हवा से नहीं आए, दुनिया के सभी संविधानों की तो स्टडी की गई, पर साथ ही साथ जो आज़ादी के आंदोलन के समय लोगों का बर्ताव था, लोगों के मूल्य थे, उनका पूरा पूरा प्रतिबिंब इस संविधान में आया। और 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले से जवाहरलाल नेहरू ने ये संदेश दिया कि जब आधा जग सो रहा है, भारत जाग रहा है, भारत, इंडिया इज राइजिंग, उसमें पूरा संदेश छुपा था कि आगे चलकर भारत किस रास्ते पर जाएगा, भारत की कल्पना क्या होगी, भारत की सोच क्या होगी, वो उनके पूरे उस भाषण में छिपी थी। और ये भाषण केवल उनका भाषण नहीं था, ये उन सब के विचारों की अभिव्यक्ति थी जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत बनाना चाहते थे। इसमें से कई लोग कांग्रेस में नहीं थे, जैसे शहीद भगत सिंह, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, ये कांग्रेस में नहीं थे, पर उनके भी मूल्य वो मूल्य थे जो कांग्रेस की कई विचारधाराओं से मिलते थे। तो इसी के साथ हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान आया, और उस संविधान के आधार पर अगले 50-60 साल तक चलने की पूरी ईमानदार कोशिश हुई। इसी के साथ हम इस एपिसोड को अपनी समाप्ति पर लाते हैं, और मुख्य रूप से हमने ये देखा कि भारत एक राष्ट्र कैसे बना। अगले एपिसोड में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस राष्ट्र के बनने के अंदर की अंतर्द्वंद क्या थे। आज कई ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, गांधी वर्सेस अंबेडकर, गांधी वर्सेस भगत सिंह, गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू वर्सेस सरदार पटेल, ये जो बातें फैलाई जा रही हैं, उनकी सच्चाई पर हम अगले एपिसोड में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत धन्यवाद।